हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान, जिसमें हम ऑलरेडी 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठा चैप्टर, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप सबको पता है कि मान लीजिए कि ये अपना राजस्थान है। ये क्या है? अपना राजस्थान। आज जो मैप में आप राजस्थान देखते हैं, ये जो राजस्थान, इस राजस्थान का अस्तित्व 1 नवंबर 1956 को आया है। तो ये जो अपन राजस्थान देखते हैं ना, ये इसका अस्तित्व कब आया फाइनल रूप से? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ये हमारा राजस्थान बन करके तैयार हुआ था। तो इसी राजस्थान में हम पढ़ने जा रहे हैं आज इसके भौतिक स्वरूपों के बारे में। तो सबसे पहले अपन भौतिक स्वरूपों में इसको 4 भागों में बांट सकते हैं हम। ये 4 भाग, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थार का मरुस्थल, उसके बाद में अपन पढ़ने वाले अरावली पर्वतमाला, और उसके बाद में पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग, उसके बाद में पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है दोस्तों कि राजस्थान के बीचों बीच यहाँ से एक पर्वतमाला गुजरती है, जिसका नाम है अरावली पर्वत। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, और ये मध्य से गुजर रही हैं। तो इस पर्वतमाला के इधर पश्चिम में जो एरिया है वो क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। तो सबसे पहले अपन इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, थार के मरुस्थल के बारे में। अब ये जो थार का मरुस्थल है, ये राजस्थान के, आपको पता है राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये जो राजस्थान का एरिया है, इसमें से जो थार का मरुस्थल है, ये जो इसका क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल कितना है इसका? लगभग 61% भूभाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 61% भूभाग पर फैला हुआ है। हाँ, हाँ। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है, यहाँ की अपन बात करते हैं जनसंख्या की, तो यहाँ पर जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 2021 के अनुसार, सॉरी 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है 685 437, यानी कि 6,85,48,437 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ कह सकते हो, या फिर 6,85,48,437 है। तो इन जनसंख्या में यहाँ पर जो पश्चिमी ये थार का मरुस्थल है, इस मरुस्थल के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो हमने 2 बातें सीखी है अब तक कि यहाँ एक जो थार का मरुस्थल है, ये राजस्थान के कितने भूभाग पर फैला हुआ है? तो हम कहेंगे कि 61% भूभाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, उसका लगभग यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। और थार के मरुस्थल के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? आप सबको पता है कि यहाँ पर एक, ये जो एरिया है, यहाँ से बाड़मेर, ये वाला बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ये जो एरिया है, यहाँ पर क्या रेत के टीले हैं। रेत के जो बड़े बड़े टीले हैं, वो हवा के साथ क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। तो इनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? दोहरे। क्या बोलते हैं? दोहरे। जो रेत के जो टीले हैं, उनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? टीले। हाँ, मान लीजिए कि ये रेत के टीले हैं। क्या है ये? रेत के टीले। हाँ, तो ये क्या करते हैं? हवा के साथ में गति करते रहते हैं। तो इनको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? दोहरे बोलते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ये जो एरिया है, यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाता है, उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट।
अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? एक आएगा बाड़मेर, एक आएगा जैसलमेर, और एक आएगा बीकानेर। यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास का जो ये 3 जिले हैं, इन जिलों में ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। ये जो थार का जो मरुस्थल है, ये विश्व के अन्य मरुस्थलों से धनी है। मतलब कि यहाँ पर काफी जैव विविधता पाई जाती है। ये जो मरुस्थल है, विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ पर पानी भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। जो नहर निकाली गई ना, इंदिरा गांधी नहर, तो इंदिरा गांधी नहर के तहत इनमें क्या, राजस्थान पूरी ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर पानी की सप्लाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो थार का मरुस्थल है, अन्य जो देशों के जो मरुस्थल हैं, जैसे कि गोबी का मरुस्थल चीन के अंदर है, सहारा मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, अमेरिका में भी है, और ऐसे जो दूसरे मरुस्थल हैं उनकी तुलना में ये अधिक धनी है। चलो, ये हो गया। अब पढ़ने वाले हैं अपन अरावली पर्वत। अरावली पर्वत राजस्थान का अरावली जो पर्वतमाला है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतमाला है ना। ये लाइट गई, बंद कर। तो हाँ गाइस, लाइन वापस आ चुकी है, और हम बात कर रहे थे अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है। तो हम बात कर रहे थे अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती है। राजस्थान को ये 2 भागों में बांटती है। ये जो पर्वतमाला है, इसकी शुरुआत गुजरात से स्टार्ट होती है। गुजरात में कहाँ पर है? खेड़ ब्रह्मा। कहाँ से है? खेड़ ब्रह्मा। ब्रह्मा नामक एक स्थान है जो कि पालनपुर जिले में आता है। कहाँ पर आता है? पालनपुर, है ना। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान से शुरू होकर के दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, दिल्ली के अंदर हमारा जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना पहाड़ियों तक, तो दिल्ली तक ये पर्वतमाला जाती है। दिल्ली में कहाँ तक? रायसीना पहाड़ी तक चला जाता है, जहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, हम बात करेंगे। अरावली पर्वतमाला की कर देते हैं, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है कितनी है? 652 किलोमीटर। कितनी है? 652 किलोमीटर। कहाँ गया? हाँ सॉरी, 52 नहीं, 92 किलोमीटर। 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान के अंदर कितनी है? इसकी लंबाई राजस्थान में है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। ये जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, ये दक्षिणी पश्चिम में इसकी ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई भी ज्यादा है। जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती जा रही है, इसकी ऊंचाई भी कम हो रही है और इसकी चौड़ाई भी कम हो रही है। तो ये इतना याद रहेगा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, सबसे जो ऊंची चोटी है, सर्वोच्च जो शिखर है, वो कौन सा है? कौन सा है? गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर, जो कि अपने सिरोही माउंट आबू में आता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की सबसे जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है, सॉरी उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722
22 मीटर है। इसके बाद बात करते हैं अपन, हाँ, इसके क्षेत्रफल। एक चीज हो रह गई थी, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है? 9% भूभाग पर ये फैली हुई है। अरावली के अंदर जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? तो जनसंख्या का आप याद रखना 10% जनसंख्या निवास करती है। पहले हमने देखा कि जो मरुस्थल जो एरिया है थार का मरुस्थल, वहां का 61% भूभाग पर वो फैला हुआ है और वहां पर 40% जनसंख्या निवास करती थी। वैसे ही ये जो अरावली पर्वतमाला है ये 9% भूभाग पर फैली हुई है और यहाँ पर जनसंख्या 10% निवास करती है। तो हाँ, एक बार वापस देखो, हमने पढ़ा था अरावली पर्वतमाला के बारे में। अरावली पर्वतमाला की जो शुरुआत है ये गुजरात में पालनपुर में खेड़ ब्रह्मा गांव से स्टार्ट होती है और यह दिल्ली में रायसीना पहाड़ी तक जाती है जहाँ पर हमारा राष्ट्रपति वन बना हुआ है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 992 किलोमीटर है। और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। और हमने ये देखा कि अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है। और ये गुरु शिखर कहाँ आता है? माउंट आबू सिरोही के अंदर आता है। कहाँ पर आता है? आबू सिरोही के अंदर आता है। और हमने ये देखा कि ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? तो इसका क्षेत्रफल हमने देखा 9% भाग पर फैली हुई है और अरावली में जो जनसंख्या निवास करती है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन पूर्वी मैदानी भाग। देखो, ये जो अरावली आ गया और ये जो एरिया है ना, ये क्या है? ये पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। और यहाँ पर एक बांसवाड़ा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर ये जो एरिया ये भी पूर्वी भाग का हिस्सा है। देखो, ये जो पूर्वी भाग है ये नदियों द्वारा निर्मित है। तो पूर्वी भाग किससे निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित है। नदियों द्वारा निर्मित भाग है। अब ये नदियां कौन कौन सी हैं? एक है चंबल नदी, चंबल नदी जो कि एमपी से महू की पहाड़ियों से निकलती है। एक है बनास नदी जो कि हमारे राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। और एक है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जो बाण बाणगंगा नदी जो बेराट की पहाड़ियां शिवपुर से निकलती है। तो इनके द्वारा ये भाग निर्मित हुआ है। और ये जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर है ये जो माही नदी का भाग है, क्या है? माही नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। तो यहाँ पर ये राजस्थान के यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये जो मैदानी भाग है ये लगभग कितना है? 23% भूभाग पर ये राजस्थान का मैदानी भाग आता है। और जनसंख्या की बात करें, सॉरी, 23% हो गया। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल में है 23% और जनसंख्या में है 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो हमने देखा कि ये जो पूर्वी मैदानी भाग है वो कहाँ पर है? राजस्थान में उत्तर पूर्व की ओर है। ये नदियों द्वारा निर्मित है। नदियां कौन सी? चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा और माही नदी है। तो चंबल नदी एमपी से निकलती है महू की पहाड़ियों से, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और बाणगंगा नदी जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। और माही नदी है जो कि ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर मैदान का निर्माण करती हैं। हमने इसका क्षेत्रफल देखा, 23% भूभाग पर यह मैदानी भाग आता है। और जनसंख्या में हमने देखा कि 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और ये राजस्थान में सर्वाधिक यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है।
जनघनत्व पाया जाता है। और इसके अलावा ये जो मैदानी, ये दक्षिण का जो मैदानी भाग है ये माही नदी का है, और यहाँ पर जो मैदानी भाग है उसको क्या बोलते हैं? छप्पनीय मैदान। क्या बोलते हैं? छप्पनीय मैदान। यहाँ पर 56 गांवों का समूह है और 56 नाले होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? छप्पनीय मैदान कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि छप्पनीय मैदान कहाँ पर स्थित है, तो आप बताओगे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। छप्पनीय मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर 56 गांवों का समूह है, उसको क्या बोलते हैं? छप्पनीय मैदान। प्रतापगढ़ इन जिलों में पाया जाता है। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में। बांसवाड़ा, ये हो गया ना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। नाले, 56 नाले, ये 56 गांव हो गया ना, 56 गांवों का समूह, 56 नाले यहाँ पर। चलो उसके बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये वाला, ये रहा, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है? दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है। अब इसमें देखो, इसको हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। किसका पठार कहते हैं इसको? हाड़ौती। हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। अब इसको हाड़ौती का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि प्राचीन समय में, मध्यकाल के अंदर यहाँ पर हाड़ा राजाओं का शासन था। हाड़ा राजाओं, हाड़ा चौहानों का यहाँ पर शासन हुआ करता था, इसीलिए इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो ये 7% क्षेत्रफल पर, 7% भूभाग पर राजस्थान की बसा हुआ है। और यहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ, आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर से जब लावा निकला था तो लावा पिघल करके ठंडा हो गया था, तो उस लावे से निर्मित है ये। तो इसका निर्माण किससे हुआ है? लावा से। किससे हुआ है? लावा से। तो ये जो पूर्वी जो पठार है इसको हाड़ौती का पठार कहते हैं और ये लावा से निर्मित है। अब बात करते हैं राजस्थान में अन्य पठारों की। हमने पठार बोला था, तो राजस्थान में जो अन्य पठार है, ये अन्य पठार कौन कौन से हैं? देखो, एक है बोराट का पठार। बोराट का पठार, ये बोराट का पठार कहाँ आता है? आपने नाम सुना होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, किला है, उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। यानी कि ये राजसमंद और उदयपुर जिले में स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना कि राजसमंद उदयपुर के बीच में जो पठार है उसको क्या बोलते हैं? बोराट का पठार। कुंभलगढ़ दुर्ग के आसपास का एरिया। ऐसे एक पठार का नाम है मेसा का पठार। मेसा का पठार, मेसा का पठार जानते हो? मेसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो जिस ऊपर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। आपको पता है कि ये दुर्ग 3 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 3 किलोमीटर लंबा है। जो वो जो पठार है उसका नाम क्या है? मेसा का पठार। ऐसे ही एक पठार का नाम है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कहाँ पर है? आबू के अंदर। कहाँ पर है? आबू सिरोही के अंदर स्थित है उड़िया का पठार। ऐसे ही एक पठार का नाम है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कहाँ है? आपने जैसमंद झील का नाम सुना है? जो कि राजस्थान की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तो जैसमंद झील के जो ऊपर का जो भाग है
उसको लसाड़िया का पठार बोलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उदयपुर और प्रतापगढ़ के जो बीच का भाग है उसको हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। जैसमंद जो झील है उसका जो उत्तरी है भाग है वो क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है। ऐसे एक पठार का नाम सुना होगा आपने, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार जानते हैं ऊपरमाल का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ और जो भीलवाड़ा के बीच का जो भाग है, बिजोलिया की तरफ जाते हैं, जो भीलवाड़ा और बिजोलिया के बीच में, भीलवाड़ा और बिजोलिया के बीच में जो भाग है उसको ऊपरमाल का पठार बोलते हैं। जैसे जोगनिया माता है, जोगनिया माता कौन से पठार पर स्थित है? ऊपरमाल पर स्थित है। मेनाल का नाम सुना? मेनाल, मेनाल दर्रा नहीं सुना? तो ये जो कहाँ पर है, ये ऊपरमाल के पठार में आता है। हम कहेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से बिजोलिया के बीच में जो भाग है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये हो क्या? अब पढ़ेंगे हम राजस्थान की जलवायु के बारे में। मान लीजिए कि ये अपना राजस्थान है। क्या है? अपना राजस्थान है। हम पढ़ेंगे अब इसमें राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। देखो, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये राजस्थान के बीचों बीच क्या निकलती है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला में 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। और इसके इधर पश्चिम में बारिश कम होती है। इसके इधर पश्चिम में बारिश कम होती है। क्यों? क्योंकि अरब सागर से जो मानसून आता है वो सीधा इस पहाड़ी के सारे सारे होकर के आगे हिमाचल प्रदेश में चला जाता है और वहां पर बारिश करता है। क्योंकि ये उस मानसून को ये रोकता नहीं, क्योंकि ये सीधा सीधा आगे निकल जाता है। थोड़ा सा यहाँ से मानसून टकराता है तो अरब सागर से जो मानसून आता है उससे यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के अंदर बारिश होती है, बाकी नहीं होती है। और अपने यहाँ जो बारिश होती है इधर बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसको ये यहाँ पर रोक देता है। तो यहाँ पर क्या, फिर यहाँ पर जम करके बारिश होती है। तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो किससे हो रही है? इधर बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती है। तो अरब सागर से आने वाले मानसून से राजस्थान में बारिश कम होती है, ये आपको ध्यान में रखना। तो अरावली पर्वतमाला में जो बारिश होती है यहाँ पर लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। इसके इधर पश्चिम की तरफ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वर्षा कम होती है। तो इधर यहाँ पर अपन जब जैसलमेर के यहाँ सम तहसील के अंदर तक पहुंचेंगे, जैसलमेर में सम तहसील तक पहुंचे तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर के बराबर यहाँ पर बारिश होती है। और इधर झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ की तरफ इधर लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। और सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ सिरोही के अंदर, माउंट आबू के अंदर 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। कितनी? 150 सेंटीमीटर। ये याद रहेगा। अब बात करते हैं अपन इसके जलवायु की। तो राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया। ये कौन सी है? बात करेंगे सबसे पहले शुष्क जलवायु। कौन सी है? शुष्क जलवायु। दूसरी हम बात करेंगे अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध
शुष्क जलवायु। और तीसरी बात करेंगे उप आर्द्र जलवायु। और चौथी हम बात करेंगे आर्द्र जलवायु। और पांचवी आती है अति आर्द्र जलवायु। देखो ये देखो, सबसे पहले बात करें हम शुष्क जलवायु के बारे में, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि बीकानेर का आधा भाग, जैसलमेर, थोड़ा जोधपुर और बाड़मेर का जो एरिया है वो कौन सी जलवायु में आता है? शुष्क जलवायु में आता है। अर्ध शुष्क जलवायु जो ये बच गया, ये जो अरावली से इधर इधर का एरिया है, ये किस में आता है? ये तो हो गई अपनी 1 नंबर, ठीक है। और ये हो गई अपनी 2 नंबर, समझ लो कि ये अपनी 2 नंबर हो गई, ठीक है। और उप आर्द्र जो जलवायु है, उप आर्द्र जलवायु जयपुर से ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पर अपने तीसरे नंबर की उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र जलवायु। और ये कौन सी थी? अर्ध शुष्क। और ये कौन सी है? शुष्क जलवायु। कौन सी है? शुष्क जलवायु। और अरावली जयपुर से जो उत्तर पूर्व में है, ये कौन सी है? उप आर्द्र जलवायु थी। और यहाँ से सवाई माधोपुर से लेकर के यहाँ उदयपुर तक, कहाँ से? ये इसमें लिख लेता हूँ, सवाई माधोपुर से लेकर के उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और अति आर्द्र जलवायु आबू, बांसवाड़ा और झालावाड़, तो 3 जगह अति आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं। जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा बारिश अपने आबू, बांसवाड़ा और झालावाड़ में होती है, तो इसीलिए इसको अति आर्द्र जलवायु कहा जाता है। इससे थोड़ी कम सवाई माधोपुर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारा या उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्र जलवायु बोलते हैं। जयपुर से उत्तर में अलवर, भरतपुर और धौलपुर, सवाई माधोपुर का जो एरिया है वहां पर कौन सी उप आर्द्र जलवायु होती है। तो इसी के साथ में ये अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।